नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ कथाकार शिवानी जी की कहानी ज्यूडिथ से जयंती। तो आइए सुनते हैं कहानी। बीच से तनिक चिरे उस कार्ड को ही देखकर मैं समझ गई थी। पहाड़ में ऐसे मनहूस पोस्ट कार्ड पर यदि भूले से भी सॉर्टर की दृष्टि पड़ जाती तो वह उसे बड़ी तत्परता से बीचों बीच हल्का सा चीर देता। यह मैं जानती थी। मेरी आशंका निर्मूल नहीं थी। राम स्मरण के नीचे वैसी ही औपचारिक संक्षिप्त पंक्तियां थीं जैसी ऐसे दो संवाद देने के लिए व्यवहृत होती हैं। कल प्रातःकाल हृदय गति अचानक बंद हो जाने से मझली दी का देहावसान हो गया। ईश्वरेच्छा बलवती, नवीन। बड़ी देर तक मैं उस कार्ड को हाथ में लिए बैठी ही रह गई थी। फिर मेरे मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। भूल से लिख गया था बेचारा नवीन। उसकी मझली दी की हृदय गति अचानक बंद नहीं हुई। ईमानदारी से देखा जाए तो वह धड़कन 1 वर्ष पूर्व ही बंद हो चुकी थी। जो देह अब तक विवशता से पैर घसीटती चल फिर रही थी वह थी रमा दी की निष्प्राण मुर्दा देह। उस विलक्षण व्यक्तित्व का कैशोर्य, यौवन, सब कुछ जिस तीव्र गति से समय से पूर्व ही आकर उन्हें निगलता रहा था, ठीक उसी गति से मृत्यु ने भी उन्हें असमय ही दबोच लिया। नहीं तो 42 वर्ष की उम्र क्या मरने की उम्र होती है? विदेश में तो इस उम्र में भी नारी युवती रूप में ही अपना परिचय देती है। और बेचारी रमा दी, जिनका अभी एक बाल भी सफेद नहीं हुआ था, जिनकी सफेद झकझकाती दंत पंक्ति देख अनायास ही किसी दक्ष दंत विशेषज्ञ के बने नकली डेंचर का भ्रम होता था, जिनकी गठी कसी देह की सुदृढ़ मनोहारी गठन अब भी ऐतिहासिक लाल किले सी मोहक लगती थी, आज वही रमा दी बिना किसी से कुछ कहे अचानक हृदय गति बंद कर चुपचाप चिता पर जाकर लेट गईं। रमा दी मेरे दूर के रिश्ते के ताऊ की सबसे छोटी पुत्री थी। रुक्मणी, क्षमा और रमा, ये तीनों मेरी खष्टी देवियां हैं, ताऊ कहते। और यह रमा है मेरी लक्ष्मी। इसी से तो पीठ पीछे कैसा राजकुमार सा भाई लाई है। सुनते थे कि भाई होने पर बड़े उत्सव से जब पहाड़ी प्रथानुसार रमा दी की नाजुक पीठ पर गुड़ की भेली फोड़ी गई, तब उनके बंद मुंह से एक नन्ही सी चीख भी नहीं निकली थी। बचपन से ही वह शायद समझ गई थी कि जीवन भर ऐसी अनेक भेलियां उनकी पीठ पर निरंतर घन की चोट पर फोड़ी जाती रहेंगी। हमारे ताऊ के कुटिल दंत फंदों की उन दिनों नाना दंत कथाएं प्रचलित थीं। ताई की मृत्यु से पूर्व ही उनकी पुत्रियों का विवाह हो चुका था। ताई दिवंगत हुई तो नवीन 5 वर्ष का था। अबोध मात्रहीन भाई को गोदी में लेते ही रमा दी ने जिस गांभीर्य से मां का रिक्त आसन ग्रहण कर लिया, उसे देखकर सब दंग रह गए। भंडार, चौका, तिजोरी लेन देन में उस बालिका ने फिर कभी भूल से भी ठोकर नहीं खाई। पर फिर भी ताऊ अपनी सुसंचालित गृहस्थी से ऊबने लगे। प्रायः ही वह अपनी गृहस्थी अपनी उस दुधमुही बच्ची को सौंप अपने किसी स्वर्गगत मित्र की उजड़ी गृहस्थी संभालने खिसक जाते और महीना बिताकर लौटते। धीरे धीरे पुराने नौकर रसोइयों में कानाफूसी होने लगी। पांडे जी का कोई मित्र वित्र नहीं है, मित्रनी है। उसी दिवंगत सेठ मित्र की सेठानी, जिसका विराट शरीर और उससे भी विराट वैभव संभालते पांडे जी की यात्रा की पुनरावृत्ति उनके लिए एक प्रकार से अनिवार्य हो उठी है। एक बार तो रमा दी के मनचले रसोइया ने बीच में ही सेठानी की चिट्ठी भी तिड़ी कर ली थी। फिर तो जानने को कुछ भी बाकी नहीं रहा। अपने उस नंगे पत्र में सेठानी ने अपने सुदर्शन विजातीय प्रौढ़ प्रेमी के प्रति जिस भाषा में हृदय के उद्गार व्यक्त किए थे, वह थी नौकरों के ही स्तर की किस्सा तोता मैना और रानी सारंगा की भाषा। इसी से उसे समझने में उन्हें विलंब नहीं हुआ। पहले उस पत्र के चटखारे सागर पेशे तक ही सीमित रहे। फिर एक दिन वह रहस्य पूरे शहर में सूर्य के प्रखर आलोक की भांति फैल गया। ताऊ ख्याति प्राप्त क्रिमिनल लॉयर थे।
इसी से धन का उन्हें कभी अभाव नहीं रहा। पर ताई की मृत्यु के बाद वकालत छोड़ देने पर भी समृद्धि जैसे उनके घर का छप्पर फाड़कर टपकने लगी थी। एक से एक बढ़िया झाड़ फानूस, चांदी के जग गिलास, थाली कटोरियां, उनकी अंगुलियों में चमकती नित्य नवीन असली विद्र माणिक्यादि की अंगूठियां, उनके वृषभ स्कंधों से लटकते 500-500 के पश्मीने देख जहां उनके कटु आलोचकों के मुंह खुलते, वहीं चट से उन्हें एक आला दावत देकर हमारे व्यवहार कुशल ताऊ उनका वह खुला मुंह बंद कर देते। नवीन को उन्होंने अब नैनीताल के अंग्रेजी स्कूल में डाल दिया था और रमा दी का नाम हमारे स्कूल में लिखवा दिया गया। रमा दी के हमारे स्कूल में आते ही अध्यापिकाओं से लेकर छात्राओं तक में गंभीर शांत बालिका से आत्मीयता स्थापित करने की होड़ सी लग गई थी। कैसे कैसे कपड़े पहनकर आती थी लड़की, एक से एक बढ़िया चौड़े करने की साड़ियां, चमड़े की अटैची में बस्ता, 3-3 इंची रेशमी फीते में बंधी चोटियां और पीछे पीछे चल रही 2-2 नौकरानियां। पर एक रमा दी थी कि न आवश्यकता से अधिक 1 इंच इधर मुंह खोलती न उधर। कभी किसी ने बहुत खोद खाद की तो अपनी शांत निविड़ दृष्टि का हल्का सा चाबुक मार देती और सब सहम कर इधर उधर खिसक जाती। अंत तक एक मैं ही उनके पास रह गई थी। मैं उनसे न कुछ पूछती न अधिक बोलती, फिर भी खाने की छुट्टी का घंटा बजता और बूढ़े भट्ट जी अपनी भारी भारी बहंगी के भार से दूरे होकर हाँक लगाते, आओ जी लड़कियों चटपटे आलू, तो रमा दी क्षण भर को अपनी अस्वाभाविक गांभीर्य की केंचुली दूर फेंक मुझे हाथ पकड़कर घसीट ले जाती। बिना कुछ कहे ही वह नित्य एक दोना मुझे थमा, दूसरा स्वयं थाम लेती। यही हमारी मैत्री का विचित्र आरंभ था। हमारे ताऊ एक व्यक्तित्व संपन्न रोबीले सुपुरुष थे। गृह की सज्जा, नौकरों का चयन, स्वयं अपनी वेशभूषा में सर्वत्र उनकी मौलिक रुचि की सुस्पष्ट छाप रहती। रमा दी की बैठक की खिड़कियों के रंगीन कांच पर लगे फ्रेंचलेस के पर्दे, कमरे में बिछे धार चूला के एक्सपोर्ट क्वालिटी के कालीन, जिनके गहरे रंगों का कौशलपूर्ण सम्मिश्रण कदम रखने में भी अतिथियों को सहमा देता। दीवार पर लगा किसी विदेशी चित्रकार द्वारा अंकित वर्षा स्नात पर्वत श्रेणियों का ऐसा जीवंत चित्र कि मन करता हाथ बढ़ाकर देवदारू की भीगी टहनियों को हिला फर्श पर बूंदे टपका दें। दूसरी ओर स्वयं ताऊ का कचहरी की पोशाक में खींचा गया अनुपम चित्र टंगा रहता। एक कोने में चांदी के धवल तारों में गुथी हुक्के की टेढ़ी मेढ़ी नली दीवार पर लगी एक कील के सहारे टंगी रहती। उस खुशबूदार अंबरी तंबाकू की दमदार सुगंध 7-7 कमरे पार कर भी हमें विभोर कर जाती। किंतु विभिन्न स्तर के धूम्रपान के साथ ताऊ की वेशभूषा भी भिन्न रहती। कभी +4 और गोल्फ की तिरछी कैप लगाकर ताऊ गोल्फ खेलने रानी खेत जाते तो हाथ में रहता बालिश्त भर का चुरुट, कचहरी की पोशाक के साथ चलती सिगरेट, और जब ताऊ की होली की बैठक जमती तब हाथ में रहती गुड़गुड़ी की पेंचदार नली। तब उनकी वेशभूषा रहती ठेठ पहाड़ी राख के रंग का चूड़ीदार पाजामा, जिसका कामदार रेशमी नाड़ा शायद जानबूझकर ही देखने वालों की आंखें विस्फारित करने के लिए नीचे लटका दिया जाता। नाना फीतों से इधर उधर तितलियों में सा बंधा अंगरखा और ललाट तक झुकाई गरम कश्मीरी टोपी, कंधों पर शॉल लपेट ताऊ कभी रंग में आकर हारमोनियम अपनी ओर खींच एक से एक अनूठी होली गाने लगते। फागुन की कुमाऊनी बयार हिम स्पर्श से स्वयं ही सिहरी रहती। उस पर ताऊ के गुरु गंभीर मांसल कंठ की जादूगरी तड़प, अपनों वीरन मोहे दे रही ननदी, मैं होली खेलने जाऊं वृंदावन। मुझे तो आज भी यही लगता है कि पहाड़ी होली की मिठास को कभी कोई और होली पा ही नहीं सकती। एक एक आरोह, एक एक अवरोह, मीठी मुर्गियां तोड़ मरोड़ सुनने वाले को अदृश्य अबीर गुलाल से रंगकर रसमत्त कर उठती हैं। उस पर कुछ ताऊ का उस्तादी गला, कुछ उनका अपूर्व आत्मविश्वास,
श्रोताओं को मुग्ध कर देता है। कभी कभी तो रात रात भर होली की वह बैठक चलती रहती। उस दिन रमा दी मुझे जबरदस्ती वहीं रोक लेती। वैसे हमें बैठक में जाने की सख्त मनाही थी, पर फिर भी द्वार की दरारों, चिलमन पर्दों की आड़ से आंखें सटाने से भला हमें कौन रोक सकता था। पर कहते हैं कि पाप की कमाई कभी टिकती नहीं, चलनी में धरी जलराशि की ही भांति देखते देखते बह जाती है। ऐसा ही अंत एक दिन ताऊ की समृद्धि का भी हुआ। बड़े दिन की दावत में कटी टर्कियों के नुचे हुए पंख भी अभी रमा दी के पिछवाड़े बिखरे ही थे कि हाथ की पेचदार गुड़गुड़ी हाथ ही में थामे ताऊ जी की निष्प्राण गर्दन नीचे लटक गई थी। ब्लड प्रेशर के पुराने मरीज थे, उस पर शरीर पर किए गए अत्याचार क्या एकाध थे। शरीर से कुछ भी करें, अंतःकरण के चाबुक तो बराबर उनकी चमड़ी उधेड़ते रहे होंगे। साध्वी पत्नी का शांत चेहरा, साल में 10 महीने स्वयं अपनी सुविधा के लिए दूर ठेल दिया गया पुत्र, असमय ही गृह बाहर से दोहरी हुई जा रही पुत्री का अमानवीय गांभीर्य और सर्वोपरि मृत मित्र की पत्नी की मेद बहुल थुलथुली बाहों के प्रगाढ़ आलिंगन की स्मृति क्या कभी कभी अजगर की कुंडली की भांति उनका दम नहीं घोट देती होगी। ताऊ की मृत्यु के साथ ही उनके कर्जदारों ने देखते ही देखते उनकी सजी धजी हवेली नोच नोच कर रख दी। भांजे को रमा दी के मामा अल्मोड़ा ले आए और वहीं के टाउन स्कूल में वह अब देहाती लड़कों की टाट बिछी कक्षा में बैठकर पढ़ने लगा। स्कूल ब्लेजर और तिरछी बैर का स्थान अब ललाट तक झुकी टोपी ने ले लिया। जिस नन्हे दुरंत बालक को झब्बेदार आयरिश पादरी बड़े मनोयोग से डिकेंस और किपलिंग की रोचक कहानियां सुनाकर बांध रहे थे, उसे अब पहाड़ की गालियां बांधने लगीं। साथियों की सोहबत में हथेली पर पटापट चरस मलकर गोलियां बनाने और बलधौटी के फील्ड में फुटबॉल की गगनचुंबी हिट मारने में उसे अपूर्व आनंद आने लगा। न यहाँ उन विदेशी शिक्षकों का कठोर अनुशासन था, न 108 आइन कानून। अब वह अपने इस पितृहीन नन्हे संसार का निरंकुश सम्राट था। भय था केवल क्रूर मामी और रमा दी का। जैसे तैसे इंटर पास कर रमा दी का विवाह कर दिया गया। दोनों बहनें आकर खूब रोई धोई भी, पर विवाह न रुका। हाय, कैसे लाड़ प्यार की पली बहन थी हमारी, हाथ लगने से मैली होती थी। और कोई नहीं मिला मामा जो इस दुहेजू को ब्याह रहे हो। पर निरीह मामा मामी के हाथ में घूमते काठ के लट्टू मात्र हैं, यह तीनों भांजियां खूब समझती थी। क्यों, क्या बुराई है जी इस लड़के में, जरा मैं भी सुनूं, मामी ने गरज कर कहा। जोशियों का बेटा है, 30 भी कोई उम्र होती है क्या, न बाल न बच्चे। उस पर पहली पत्नी का बहुत सा जेवर धरा है, खूब पहनेगी और राज करेगी। पर जैसा राज किया था रमा दी ने मुझसे, क्या उन्होंने कभी कुछ छिपाया था। जिस व्यक्ति से उनका विवाह हुआ उसने व्यवस्था से ही उनसे विवाह किया है, यह वह पहले ही दिन जान गई। परिचय की जिस प्रथम रात्रि के उन्होंने कभी मीठे सपने देखे थे, वह देखते ही देखते पति की सिसकियों में कट गई। वह अपनी पहली पत्नी के प्रति किए गए अपने विश्वासघात के पश्चाताप में ही सिसकता रहा। हाय, उसने बीमारी में कितना दुख सहा, और मैं अभागा उसकी स्मृति को भुला 8वें ही महीने फिर मोर बांधकर दूल्हा बन गया। अगर उसकी जगह मैं मर गया होता तो क्या वह कभी ऐसा कर सकती थी। मैं कभी भी यह विवाह नहीं करता। जानती हो क्यों किया। फिर वह अपनी उन्मत्त लाल प्रेम विधुर आंखों से घूरता बरेली के कामदार कपड़ों में गठरी बनी रमा दी की ओर मुड़ गया था, क्योंकि मरने से पहले उसने मुझसे यही एक अनुरोध तो किया था। अपनी बड़ी बड़ी आंखें मेरी आंखों में डालकर उसने कहा था, अच्छी सी लड़की देखकर तुम फिर शादी कर लेना। तुम हाँ नहीं कहोगे तो मैं शांति से नहीं मर पाऊंगी। और वह फिर घुटनों में सिर डाल किसी मेले में खो गए बच्चे की ही भांति सुबकने लगा था। मुझे तो लगता है रमा दी की हृदय गति की स्वाभाविक धड़कन उसी रात को धीमी पड़ गई थी।
फिर वर्षों तक वह हृदय बड़ी व्यवस्था से अस्वाभाविक धड़कनों में ही धड़कता रहा। क्यों जी रमा दी, अब क्या हाल है हमारे जीजा जी के? मैं हंसकर उन्हें छेड़ती तो एक पल को उनकी आंखों में भी चुहल के परिंदे चहकने लगते। चंचरीक जिमी चंपक बागा, वह हंसकर कहती, पर उस हंसी में भी छिपे आंसुओं की खनक को मैं स्पष्ट सुन लेती। दुर्भाग्य से सौत के बक्से में धरी रेशमी फीते में बंधी उसके प्रेम पत्रों की एक पोटली भी उन्हें मिल गई थी। न चाहने पर भी रमा दी छिप छिप कर दीमक बनी चाट गई थी। उफ, सौत तो उनकी सामान्य पढ़ी लिखी थी, तब क्या दोनों का अटल प्रेम ही उस भाषा को ऐसे संवार गया था? विवाह के बाद पहली बार मायके की संक्षिप्त यात्रा के विरह जनित पत्र, पति की ट्रेनिंग में लंबे विछोह की व्यथा व्यक्त करने के लिए लिखे गए पत्र, और अंत में असाध्य बीमारी के बीच आसन्न मृत्यु की ज्वाला से त्रस्त होकर लिखे गए पत्र। रमा दी जान गई थी कि प्रणय का प्रेम पाने की उनकी व्यर्थाशा कभी पनप नहीं सकती। पति का साहचर्य ही उन्हें मिल सकता है, प्रेम नहीं। आश्चर्य होता है कि फिर भी रमा दी अपने उस पाषाण हृदय पति पर जान छिड़कती थी। उठते बैठते सोते जागते वह निरंतर एक आदर्श पत्नी बनी छाया सी पति के पीछे पीछे घूमती। ऐसा चिड़चिड़ा, क्रोधी और नीरस व्यक्ति मैंने अपने जीवन में कोई नहीं देखा। एक से एक सुंदरी सलहज सालियों की उपस्थिति भी उस काठ के पुतले को कभी गुदगुदा नहीं पाई। वैसे तो रमा दी नाम में ही नहीं, गुणों में भी साक्षात रमा थीं। कपड़े सिलने में, बुनाई में, लूम लगाकर गलीचे थुलमे बनाने में उनकी पेशेवर दक्षता देखकर मैं कभी कभी दंग रह जाती थी। पर पाचिका के पीढ़े पर बैठकर तो सचमुच ही साक्षात अन्नपूर्णा आकर उनके कराग्र में बैठ जाती और उनकी लंबी लंबी अंगुलियों से रस टपकाने लगती। इमरती बालूशाही जैसी दुरूह मिठाइयां बनाने में भी वह किसी भी सुख्यात हलवाई को अंगूठा दिखा सकती थी। पर मजाल है जो हमारे अरसिक जीजा जी ने कभी वाह भी कहा हो। खा पी पल्ला झाड़ते उठते और एक न एक नाम धर ही देते। इमरती थोड़ी नर्म कम है, या जलेबी में रस गया ही नहीं भीतर। मेरे जी में आता अपने उस शुष्क काष्ठ से जीजा को झकझोर कर कह दूं, रस इनके भीतर तो खूब गया है जीजा जी, नहीं गया है तुम्हारी इस भावनाहीन ठठरी के बीच। रमा दी पूड़ी बनाती तो सांचे में ढली, न एक छोटी न एक बड़ी, पर जीजा वहां भी तुरुप लगा देते। ओह, मोयन कम है, और यह कद्दू क्यों छौंक दिया है सौंफ से? मैं बाद में कहती, रमा दी ऐसा स्वादिष्ट कद्दू तो मैंने आज तक नहीं खाया। मैं तुम्हारी जगह होती तो पूरा कद्दू ही उठाकर मार देती उनके सर पर रमा दी के शांत चेहरे पर सामान्य सी शिकन भी नहीं उभरती। लगता किसी प्राचीन देवालय में प्रतिष्ठित देव मूर्ति से निःसृत अथाह शांति देखने वाले के मन प्राण को सींच रही है। उनके उस मौन स्मित का स्पर्श ग्राह्य परिमल मेरी समस्त जिज्ञासा, समस्त कौतूहल स्वयं ही शांत कर देता। फिर भी मुझे हमेशा यही लगता कि रमा दी के साथ विधाता ने जन्म से मृत्यु तक केवल अन्याय ही किया है। कहने को तो कहते हैं कि 12 साल में घूरे के भी दिन फिरते हैं, पर कहाँ फिरे उनके दिन। यह सच है कि मायावी सृष्टिकर्ता की लीला जितनी ही अगम्य है उतनी ही दुरूह भी, पर मुझे यह सत्य आज और भी असह्य होकर सालने लगा है कि दैवी प्रशासन रमा दी के लिए आरंभ से अंत तक जटिल ही बना रहा। भरी जवानी में उन्हें वैधव्य ने श्रीहीन ही नहीं किया, दीनहीन भी बना दिया। अबोध पुत्र को लेकर वह कहाँ जा सकती थी? न सास, न ससुर, न कोई आत्मीय। जो थे उन्होंने औपचारिक सांत्वना के अतिरिक्त उन्हें किसी भी प्रकार के संरक्षण के लिए आश्वस्त नहीं किया। इसी से वह कर्मठ नारी एक बार फिर दैवी प्रशासन के सम्मुख उसी समर्पण भावना से झुक गई। इधर उधर भाग दौड़कर उन्हें एक स्कूल में नौकरी जुट गई। वहीं से प्राइवेट BA MA कर उन्होंने ट्रेनिंग भी कर ली
और मुझे पहली बार उनके क्रमशः उज्जवल हो रहे भविष्य की क्षणिक झांकी ने आश्वस्त किया। पुत्र सयाना हो गया था, नौकरी ने अर्दली दाई भी जुटा दी थी। जब कभी मिलती अपने मेधावी पुत्र की प्रगति का समाचार देना नहीं भूलती, किंतु मुझे पुत्र की शिक्षा में की जा रही उनकी कटौती बेहद खलती और मैं उन्हें निसंकोच टोक भी देती। एक ही तो लड़का है तुम्हारा, इन फंड के रुपयों का क्या अचार डालोगी? बेहूदे से स्कूल में उसे पढ़ा रही हो, क्यों किसी अंग्रेजी पब्लिक स्कूल में नहीं डाल देती? मेरा लड़का खरा सोना है बहन, वह कहती। प्रतिभाशाली छात्र किसी पब्लिक स्कूल की बैसाखियां नहीं मांगता। उसकी प्रतिभा के सोने में कोई मिलावट नहीं है, यह मैं खूब परख चुकी हूं। खरा सोना भी किसी फूहड़ अनाड़ी सुनार के हाथ में पड़कर चौपट हो जाता है रमा दी। मैं कहती, अब जमाना खरे सोने के बने गहनों का नहीं है, समझी? जो जरा पहना तो इधर लत से पिचका, उधर पत्त से। अच्छे गहने गढ़ने के लिए दो ही चीजें समान रूप से आवश्यक हैं, चतुर सुघड़ सुनार और तांबे की उचित मात्रा में मिलाई गई बनावट का संतुलन। तुम्हारे ये देसी स्कूल अब क्या हमारे तुम्हारे देसी स्कूल रह गए हैं? पर रमा दी चुपचाप हंसती रहती। समय कितनी जल्दी बीत जाता है, इसका आभास मुझे तब हुआ जब एक दिन रमा दी ने मुझे अशोक के सम्मान सहित संपूर्ण रूप से इंजीनियर बनने की सूचना दी। सच कहती हूँ, उतनी प्रसन्नता मुझे शायद अपने पुत्र की सफलता से भी नहीं हुई थी। लगता था रमा दी ने सचमुच ही अब अपने जीवन के ऑब्स्टेकल रेस का अंतिम हर्डल लांघ लिया है। फिर एक दिन अशोक माँ के साथ ही मुझसे मिलने आया, तो मैं उसे पहचान ही नहीं सकी। हाय राम रमा दी, यह तो तुम्हारा भाई लगता है जी। कौन कहेगा कि तुम इस जवान लंबे चौड़े इंजीनियर की माँ हो? गर्व से दमकती उस तेजस्वी जननी की दीप्त तृप्त हंसी को यदि कोई चतुर चितेरा उस दिन आंख पाता तो निश्चय ही वह दैवी स्मित एक दिन मोनालिसा के स्मित को भी मलिन कर सकती थी। अरे अब चटपट मेरी कहानी लिख डाल। दुनिया भर की कहानियां तो लिख डाली तूने, कुमाऊं की सभी लिखने लायक प्रेम कथाएं तो लिख चुकी है तू। एक मैं ही बची हूं। पहली बार गंभीर रमा दी को पुत्र की सफलता ने मुखर बना दिया था। लिखूंगी लिखूंगी, जल्दी क्या है, मैंने कहा था। बेचारी रमा दी उनकी प्रेम कथा लिखती भी तो कौन पढ़ता उसे? पाठक क्या हमारे पास मूंग की खिचड़ी का पथ्य खाने आता है? कभी कभी उसे जानबूझकर भी कुपथ दे उसकी रस लोलुप जिह्वा को तृप्त करना होता है। उनकी कहानी में था ही क्या? एक ऐसी त्यागमयी सरला सुंदरी का अस्वाभाविक जीवन चरित्र जिसके कैशोर्य से पहले ही आ गया यौवन और यौवन से बहुत पहले ही आ गया प्रौढ़त्व। मैं लाख संवारने पर भी रोचक नहीं बना सकती थी। आज की नारी ही उसे शायद अरुचि से दूर खिसका देती, किंतु चलते चलते स्वयं रमा दी ही अपने उस नीरस सपाट कथानक को इतना सरस बनाकर मुझे थमा जाएंगी, यह मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। एक दिन ट्रंकाल पर ही रमा दी ने मुझे बतलाया कि अशोक विशेष छात्रवृत्ति लेकर 2 वर्ष के लिए विदेश जा रहा है। मूर्ख मूर्ख रमा दी, मैंने उन्हें फोन पर ही फटकारा। ऐसे सोने के पुतले कुंवारे को विदेश तुम किस दुस्साहस से भेज रही हो? जानती नहीं, वहां हमारे इन सुदर्शन कुंवारों का छायाग्रास ग्रहण करने कैसी कैसी सिंघनियां मुंह बाए बैठी रहती हैं। मेरे अशोक को तूने बचपन से ही देखा है। उन्होंने कहा था, घर आने पर जो कभी जनेऊ कान पर चढ़ाने पर भी मुझसे बिना पूछे दिशा जंगल नहीं गया, वह क्या कभी किसी सिंघनी का ग्रास बन सकता है? घर के भीतर और घर के बाहर की परिधि के अंतर को संस्कारी परिवेश में पली आज से 20 वर्ष पूर्व की मान्यताओं को बंदरिया के मरे बच्चे की भांति छाती से चिपकाए जी रही भोली रमा दी भला समझ भी कैसे सकती थी? जिसने स्वयं अपना पेट काट पुत्र को आज इस योग्य बनाया था, उसने तो अपना मूल्य बड़ी ईमानदारी से ही आंक कर मुझे उत्तर दिया था। किंतु आज तक इस संसार में किस मनुष्य को उसके जीवन काल में ही
उसके गुणों का समुचित मूल्य मिल पाया है। स्वयं न्यायप्रिय विधाता भी तो कुटिल बगुले को ही उजले पंखों की महिमा से मंडित करता है, गुणी कोकिला को नहीं। फिर जब कभी पहाड़ जाती, रमादी अपनी भावी पुत्र वधू के लिए संकलित सुहाग पिटारी की नाना प्रकार की सामग्रियां मुझे दिखलाती, स्वयं वर्षों पूर्व की नवेली बन जाती। यह कंगन मैंने बरेली वाली चाची से बनवाए हैं और यह नथ अपनी वाली नथ तोड़वाकर गढ़वाई है। कैसी मूर्ख हो जी तुम, तोड़वाई क्यों? वैसी नथ अब कहीं बन सकती है, उसे ही क्यों नहीं रख दिया? पर फिर उसी क्षण मेरा मूर्ख प्रस्ताव उलटकर मुझे वहीं चांटा सा मार गया। रमादी को क्या मैं जानती नहीं थी? कहीं जाने लगती और कोई छींक भी देता तो पट से वह उल्टे पांव लौट आती थी। ऐसे शगुन अशगुन मानने वाली रमादी क्या कभी अपने छत सौभाग्य का स्मृति चिन्ह नई बहू को दे सकती थी? कैसे रख देती पगली? वह क्या किसी सुहागिन की नथ थी? वैधव्य की स्मृति ने उन्हें सहसा खिन्न कर दिया और मैंने खिसियाकर उन्हें गुदगुदाया। सुनो जी रमादी, खूब अच्छी तीखी गोरी नाक देखकर ही लड़की छांटना। ठीक ही कह रही है तू। घूंघट उठाते ही सांवली चपटी नाक पर लटकती यह नथ क्या खाक अच्छी लगेगी। देख क्या होता है। उन्होंने मुझे ऐसी दृष्टि से देखा जैसे उनकी आंखों में किसी ऐसी ही लड़की का चेहरा तैर रहा हो। क्यों जी रमादी, बड़ी गहरी हो तुम। कहीं कोई लड़की मन ही मन पसंद तो नहीं कर ली? मैंने गंभीर होकर पूछा। रमादी ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ, पसंद कर ली है। बताऊं? बुरा तो नहीं मानोगी? हाय राम, मैं क्यों बुरा मानने लगी भला? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो आज? कौन है आखिर? तेरी लड़की। उन्होंने फिर मेरा फक पड़ गया चेहरा देखते ही मेरा हाथ छोड़ दिया। खिन्न हंसी हंसकर कहने लगी, बुरा मान गई ना? मैं तो मजाक कर रही थी। मैं हूं एक गरीब मास्टरनी, न रहने का ठिकाना, न गांठ में एक छदम्मी। कहाँ तेरी बेटी का रिश्ता मांग सकती हूँ पगली। रमादी, लगता है समय से पहले ही सठिया रही हो तुम। मैंने हंसकर बात बनाने की चेष्टा की, पर मेरी बनावटी हंसी मेरे होठों पर ही सूख गई। फिसलती जमीन पर मेरे पांव टिक नहीं पाए। तुम मेरे ताऊ की लड़की हो, शादी हो ही कैसे सकती है? खूब हो सकती है। उनके संयत स्वर की दृढ़ता ने मेरे व्यर्थ तर्क वितर्क को झाड़ बुहार कर दूर फेंक दिया। मेरे पिता और तेरे पिता का रिश्ता मैत्री का अधिक था, खून का कम। न जाने किस लगड़ते फगड़ते रिश्ते से दोनों भाई थे, वह भी ममेरे, यानी गोत्र भी एक नहीं। बीच में थी 5 पुश्तें। आजकल तो हमारे पहाड़ में 3-3 पुश्तों को भी कोई नहीं पूछता। न जाने कितनी सगोत्री शादियां हो चुकी हैं। पर हटा भी, मैं तो मजाक कर रही थी। पर मैं समझ गई कि रमादी मजाक नहीं कर रही थी। पल भर के लिए उनकी करुण आंखों की याचना एकदम नंगी होकर ही तो मेरी आंखों में उतर गई थी। पर मुझे क्या हो गया उस दिन? मैं मुंह खोलकर उन्हें उस दिन क्यों नहीं बता पाई कि रमादी, मैं तो अपनी पुत्री का रिश्ता लगभग तय कर बैठी हूं। पर अब सोचती हूं, अच्छा ही हुआ मैंने उनका देवतुल्य हृदय नहीं दुखाया। अभी तो तुम्हारा बेटा विदेश गया है रमादी, और मेरी बेटी भी पढ़ रही है, फिर देखी जाएगी, मैंने कहा। रमादी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने बिना कुछ कहे ही कृतज्ञता पूर्वक मेरा हाथ दबाकर छोड़ दिया। फिर मेरे कुछ कहने की नौबत ही नहीं आई। उनकी योजना भ्रष्ट की स्वयं उनके प्रवासी पुत्र ने। मैं जब गर्मियों में पहाड़ गई तो खबर पाते ही वह भागकर मुझसे मिलने आ गईं। मैंने देखा तो आवाक रह गई। सूखा काला चेहरा, एकदम सिकुड़ गई देह, लगता था लंबी बीमारी से उठी हैं। यह क्या रमादी, एकदम ही मास्टरनी लग रही हो आज। लगता है भावी पुत्र वधू के गहने गढ़वाने में एक ही जून खा रही हो। क्यों? मैंने हंसकर उनके हाथ थाम लिए। गहने अब नहीं गढ़वाऊंगी री, जो गढ़वाए थे सोच रही हूं उन्हें भी बेच दूं। क्यों? मैंने पूछा तो कौतूहल मेरे कंठ को कंपा गया। गहने पहनने वाली बहू अब नहीं आ रही है।
उनका स्वर मुझसे भी अधिक कांप रहा था क्या? मैं कुछ कुछ समझकर भी एकदम अनजान बनी जा रही थी। अशोक का केबल आया है, उसके साथ वह कल आ रहा है। लंबी चिट्ठी पहले ही आ गई थी। वहीं वह अपनी किसी साथ की अमेरिकन लड़की से शादी करना चाहता है। उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, जैसे मुझसे आंखें मिलाकर बातें करने में भी उन्हें प्राणांतक यंत्रणा हो रही थी। वह यंत्रवत बुदबुदा रही थीं। लिखा है 1 ही हफ्ते की छुट्टी है, विवाह करके फिर वहीं लौट जाएगा। मैं कुछ भी नहीं कह पाई। कहती भी क्या? जिस रमा दी को मैं नींव पर एक एक ईंट संजो अपनी भव्य दर्शनीय अट्टालिका का निर्माण करती देखती आई थी, आज उसी अट्टालिका का निर्माण कार्य संपन्न होते ही उनके दुर्भाग्य के उस भूकंपी धक्के से भूमिसात होते देख मैं गूंगी बनी बैठी रहने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकती थी। अच्छा हुआ तो मौके से आ गई। अब तेरे सहारे सब कुछ कर लूंगी। अब तक मैं ऐसे खोखले विवाहों की अनेक नौटंकियां देख चुकी हूं और उतनी ही बार निर्वीर्य क्रोध मेरी रीढ़ की हड्डी झुंझुना देता है। क्या हो गया है हमारी इस घुन लगी युवा पीढ़ी को? क्या यही उनकी क्रांति है? अपने देश की, अपने समाज की एक से एक गुणी सुंदरी कन्याओं को चिर स्वयंवरा रहने का अभिशाप दे आज वह किस खोखली संस्कृत की मरीचिका में भटके जा रहे हैं। पर न चाहने पर भी मैं उस दिन उस बेमेल नौटंकी के दर्शकों की पंक्ति में बैठ गई थी। रूढ़िग्रस्त कट्टर पंडित जी विवाह कराने को एक ही शर्त पर राजी हुए थे। पहले विजातीय कन्या को स्वजातीय बनाकर हिंदू धर्म की दीक्षा देनी होगी। विवाह कोई हंसी खेल नहीं है जजमान, उन्होंने अशोक से कहा था। गर्ग गोत्री ब्राह्मण हो, इस पावन अग्नि के फेरे लगाने हैं तो कायदे से आना होगा। कन्या चाहे फ्रांस की हो चाहे अमेरिका की। विदेश में एक ही वर्ष बिताकर अशोक का हुलिया ही बदल गया था। कंधे तक झूलते बाल, चिबुक तक उतर आए काक पक्ष और एक सर्वथा नए ही ठप्पे की बनावटी हंसी। ठीक है पंडित जी, उसने दोनों कंधे उचकाकर हवा में हाथ फैला दिए। कितना उदार है हमारा हिंदू धर्म। कुल 15 मिनटों में ही कुछ श्लोकों ने फिर ज्योतित को जयंती बना दिया। बनारसी लाल साड़ी में रमा दी की 6.5 फुटी पुत्र वधू को घेर कर पहाड़ी स्त्रियों की भीड़ फुसफुसा रही थी। अकेली रमा दी ही डरी सहमी चूहिया सी कोने में दुबकी थी। 1-2 आधुनिक कन्याओं ने जयंती के सुनहरे बालों का ऊंचा जूड़ा बना दिया था। नाक वैसी ही तीखी थी जिसकी कभी रमा दी को कामना थी। आंखें नीली और रंग गोरा भभूका था। फिर भी चेहरे में न जाने क्या कमी रह गई थी कि माधुर्य का लौलेश भी नहीं था। अपने रंगे तीक्ष्ण नाखूनों से वह बार बार अपना सुनहरा आंचल उलट पुलट कर देख रही थी, जैसे नई नई पकड़ी गई बंदरिया को किसी मदारी ने पहली बार रंगीन छींट का लाल लहंगा पहनाया हो और वह आश्चर्य से उस विचित्र परिधान को उलट पुलट कर परख रही हो। फिर उस चेहरे से मेरी आंखों की पुतलियां स्वयं ही नीचे फिसलती सहसा स्तब्ध होकर स्थिर हो गईं। अब स्त्रियों की फुसफुसाहट तीव्र हो गई थी। सुनती है चुटकी? मुंहफट हरुलदी ने मुझे कोहनी मारी। आज तो बहू का नामकंद मतलब नाम कर्म देखा, पर लगता है हमारी शुमली बहू को 4-5 महीने में ही दूसरा नामकंद भी कराना होगा। ठीक ही कह रही थी मेरी अनुभव कुशला जिठानी। बिना किसी डॉक्टरी डिग्री के ही वह शहर की ख्याति प्राप्त गायनोकोलॉजिस्ट थी। उल्टी बच्चेदानी सीधा करना, खिसकी स्थान चित्र नाभि को अपने पुष्ट हथेलियों से खींचकर ठीक बिठाना, कमर की हुक को अपने पद प्रहार से चुटकियों में दूर करना उनके बाएं हाथ का खेल था। उनके कथनानुसार इस अद्भुत शक्ति पर केवल उसी का कॉपीराइट रह सकता है जिसने अस्वाभाविक रूप से पैरों के बल जन्म लिया हो। मैं तो उल्टी जन्मी थी री, इसी से तो करम जले, सुबह सुबह ही मेरी लात खाने चले आते हैं, वह कहती। सचमुच ही उनके द्वार पर कमर पकड़े मरीजों की नित्य भीड़ लगी रहती। कांखते कराहते उन मरीजों को
लात खाते ही हंसते हंसते विदा लेते मैं स्वयं देख चुकी हूँ। कभी कभी सोचती हूँ, विचित्र रहस्यमय है हमारा यह देश। द्विजेंद्र लाल राय की ये पंक्तियां कैसी खरी उतरती हैं। एमन देश टी कोथाए खूंजे, पावे ना को तुमी। ऐसा देश तुम्हें कहीं खोजने पर भी कभी नहीं मिल सकता। सच, एकदम ठीक ही लिखा था उन्होंने। यहाँ आज भी कितने ही ऐसे रहस्य धरे रह गए हैं जिनकी व्याख्या करने में विज्ञान अपनी गर्दन व्यवस्था से झुका चुप रह जाता है। जलते दहकते अंगारों का कौर मीठे बताशों की भांति मुंह में रख निगलते कुमाऊं के जागरी जगरिया, जिनकी 100% सही निकलने वाली भविष्यवाणियां सुन पहाड़ के एक से एक पढ़े लिखे व्यक्तियों को संपूर्ण सम्मान सहित उनकी पूजा अर्चना में दोहरे होते मैं स्वयं देख चुकी हूँ। आज भी पत्थर के बने ये ग्राम देवता क्यों हमारी रीढ़ की हड्डी में भय की सिहरन दौड़ा देते हैं। चितई के न्यायप्रिय ग्वालदेव, जिनकी मूर्ति के पार्श्व में टंगी सुप्रीम कोर्ट की असंख्य अपीलें यही लौकिक कचहरियों के अन्याय से असंतुष्ट हो, आज भी किस दैवी न्याय की असीम आस्था में फहराती रहती हैं। कुछ ही समय पूर्व विजिलेंस की कुटिल डोर में फंसा एक निर्दोष उच्च अधिकारी जब उन्हीं देवता के सम्मुख घुटने टेक कर बैठ गया, तो किस दैवी शक्ति ने दूध का दूध पानी का पानी कर स्वयं विजिलेंस अधिकारी की ही स्थिति दयनीय बना दी थी। विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। हारुल दी की भी इस देव प्रदत्त शक्ति की मैं आज स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पा रही हूँ, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि सम्मुख बैठी किसी नारी की इकहरी सपाट देह की चर्म मज्जा चीरती उनकी तीक्ष्ण दृष्टि पल भर में उसका एक्सरे लेकर बता देती थी कि वह गर्भवती है। फिर ज्यूडिथ का स्पष्ट उभार तो कोई अनाड़ी दाई भी पकड़ सकती थी। मैंने देखा, रमा दी अपना चिपुक दोनों घुटनों पर साधे स्थिर अपलक दृष्टि से हवन की सुगंधित धूम्र रेखा को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, इस पावन अग्नि का यह कैसा परिहास कर रहे हो प्रभु। हारुल दी ने अब बाबा आदम के युग में हाई स्कूल पास किया था, इसी से उनका अंग्रेजी ज्ञान पर्याप्त था। पूजा समाप्त होते ही वह ज्यूडिथ से बनी जयंती की ओर खिसक गईं। एक तो विधाता ने उनका चेहरा ही विदूषिका का बनाया था, लगता हर वक्त मजाक करने चली आ रही हैं। उसी चेहरे पर परिहास की सुनहली किरणें बिखेर उन्होंने अपनी गुदगुदी हथेली धीरे से ज्यूडिथ के उदर के उभार पर रखकर पूछा, फैमिली वे? कुछ उनके पूछने के मुदित स्वर और कुछ उसी से मेल खाती शेक्सपियरियन कोर्ट जेस्टर की सी मुद्रा, कुछ फैमिली के फा को अपने दोनों मोटे होठों में भींच ठेठ पहाड़ी फेंका वाली फा का उच्चारण उस अल्हड़ विदेशनी को गुदगुदा गया। अपनी मराल ग्रीवा स्वीकृत सूचक संकेत में हिलाती वह हारुल दी का हाथ पकड़ जोर जोर से हंसने लगी। रमा दी पास ही थी, इसी से शायद उन्होंने भी जिठानी का निर्लज्ज प्रश्न और अपनी नई बहू का उससे भी निर्लज्ज उत्तर सुन लिया था। उनका गोरा चेहरा स्याह पड़ गया। बताशे की पुड़िया लेकर मैं फिर चुपचाप वहां से खिसक आई थी। उस घर की अजीब मनहूस हवा मेरा दम घोटने लगी थी। कौन कह सकता था कि वहां क्षण भर पूर्व विवाह जैसा मांगलिक कार्य संपन्न हुआ है। लगता था कि नई बहू को नहीं, गोबर लिपि धरती पर घर के जवान बेटे की लाश को ही घेरे मोहल्ले टोले की स्त्रियां बैठी हैं। फिर चौथे ही दिन अशोक अपनी ज्यूडिथ से बनी जयंती को लेकर विदेश उड़ गया था। हारुल दी की भविष्यवाणी खरी ही उतरी थी। चौथे ही महीने रमा दी को पौत्र लाभ हुआ, किंतु उस लाभ की सूचना उन्होंने केवल मुझे ही दी और अपने ही तक सीमित रखने का अनुरोध भी किया था। अन्य स्त्रियों को तो बड़े कौशल से ठीक 9वें ही महीने सूचना दी गई थी। न जाने फिर क्या सोचकर अशोक ने परिवार सहित अपने भारत आने की सूचना दी थी। शायद रूठी मां को वह अपने चांद के से टुकड़े का मुंह दिखाकर मनाना चाह रहा था। मैं किसी गमी में शरीक होने पहाड़ गई तो टुकड़ों टुकड़ों में मुझे रमा दी के गृह में घटी दुर्घटना का समाचार मिल चुका था।
उनकी मेम बहू जयंती नवजात पुत्र को लेकर आई तो सब देखती रह गई थी। हाय राम, यह क्या नवजात लगता था। पर रमा दी ने ही चटपट कैफियत भी दे दी थी। वहां के बच्चे क्या हमारे तुम्हारे से बच्चे होते हैं बहन। जन्मते ही तो मरों को चिकन सूप पिलाया जाता है और चूसने की जगह मुंह में दी जाती है बड़ी सी हड्डी। इसी से गर्भ में से दाढ़ी मूछ उगाकर जन्मते हैं। फिर सबको न्योत रमा दी ने सोहर गवाए, बताशे लड्डू बांटे, गोद के बच्चों तक को चांदी का चमकता पूरा रुपया पिठिया मतलब तिलक लगाया। और हरुल दी ने तो सोहर गाने में सबको हंसा हंसा कर मार ही दिया था। परिहास रसिका हरुल दी ने कैसे कैसे नए शब्द जोड़ दिए थे पुराने सोहर गीतों में। जच्चा महर महर हरेवा करे, जच्चा किनकी हो तुम कुल बधू, कवन जनक की धीए महर महर हरेवा करे, राजा दशरथ की हम कुल बधू, राजा निक्सन की धीए महर महर हरेवा करे। पर फिर सहसा वज्रपात हुआ। सास से लड़ झगड़ उनकी जयंती फिर ज्योतित बनकर पति पुत्र सहित विदेश उड़ गई। जाते जाते कह गई, अब वह भूल कर भी भारत का मुंह नहीं देखेगी। रमा दी से कह गई, विच चुड़ैल जादूगरनी। रमा दी जैसी संतनी से वह ऐसा कह गई। क्रोध से उबलती, अविश्वास से कांपती मैं रमा दी के यहां पहुंची तो वह आंखें बंद किए अपनी संध्याकालीन जपार्चना में डूबी थी। इशारे से ही उन्होंने मुझे बैठने को कहा और आसन खींच दिया। फिर आंखों ही आंखों में अपना प्रश्न पूछा, कब आई? क्षमा करना रमा दी, मैंने कहा मैं जिस गमी से आई थी उसके बाद पहाड़ में किसी गृहस्थ के यहाँ नहीं जाया जाता, यह मैं जानती हूँ। फिर तुम तो यह सब बहुत मानती हो, पर जब सुना कि कुछ दिन पहले तुम्हारे यहाँ भी एक गमी हो गई है तो सोचा अब जाने में क्या दोष है। फिर मैं व्यंग से हंसी। असल में एक गाल पर करारा चांटा खाकर भी दूसरा गाल बढ़ा देने वाली अपनी उस सहनशीला रमा दी पर मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था। एक क्षण के लिए उनका चेहरा इतना दयनीय बन गया कि मेरे जी में आया मैं जबान झटक कर दूर फेंक दूं। पर फिर रमा दी स्वयं ही बिना मेरे प्रश्न के पूरी घटना मुझे सुना गई। आज अविकल उन्हीं के शब्दों में मैं उस मार्मिक दुर्घटना को बिना घटाए बढ़ाए उद्धृत कर रही हूं। अशोक अरविंद और जयंती को लेकर आ रहा था, पर फिर भी न जाने क्यों एक अजीब दहशत से मेरा कलेजा रह रहकर कांप रहा था। भगवान ने मुझे यह शक्ति न जाने क्यों दे दी है। जब भी कुछ अनिष्ट होने वाला होता है मैं मन ही मन स्वयं चौकन्नी हो जाती हूँ। चित्त चोर की तरह स्वयं आशंकित हो मुझे व्याकुल कर उठता है। रात को नींद उचट जाती है और जब पल भर के लिए आंखें लगती भी हैं तब भयावह सपने देख मैं उठ बैठती हूँ। ऐसा ही तेरे जीजा की आकस्मिक मृत्यु से पहले भी हुआ था। अशोक ने जब लिखा था कि उसने अपने बेटे का नाम अरविंद हेनरी जोशी रखा है तब मैं कांप गई। हे भगवान, क्या गर्ग गोत्री जोशियों का ऐसा ही अंत हुआ? ईसाई बन गया मेरा बेटा, वही अशोक जिसके लिए मैंने आज तक एक भी एकादशी प्रदोष व्रत को रखने में चूक नहीं की। मैंने लिखकर पूछ भी लिया तो उसने मुझे दिलासा दिया, नहीं मां, तू घबरा मत, मैं अब भी तेरा वही अशोक हूं, नित्य संध्या गायत्री जपने वाला तेरा पक्का ब्राह्मण बेटा। वह तो जोडिथ के पिता का नाम हेनरी है, इसके यहाँ ऐसा ही होता है। नाना का नाम भी उसे याद रहे, इसी से ऐसा किया है। तुम इसे देखोगी तो निश्चय ही मेरे साथ खून माफ कर दोगी। इतना सुंदर है तुम्हारा नाती। और सच कहती हूँ, जब उसने अरविंद को मेरी गोद में धरा तब मैं उसके समस्त अपराध, उसकी सारी अकृतज्ञता भूल कर रह गई। अब तुम्हें कैसे बताऊं वह रंग, वह नीले आकाश सी आंखें, एकदम तेरे जीजा की सी होंठ टेढ़ा कर हंसने की मुद्रा। भगवान की भी कैसी विचित्र लीला है बहन। अपनी सृष्टि को वह अपने पास खींच लेने पर भी उनके आत्मीय स्वजनों को तड़पाने कभी कभी उसका एक न एक स्मृति चिन्ह पृथ्वी पर छोड़ ही जाता है।
जहां अशोक एकदम अपने मामा पर पड़ा था, वहां यह शिशु कैसे उसके पिता की हंसी लेकर फिर मेरी गोद में आ गया। हंसी ही नहीं, उसकी वह नीली आंखों की गंभीर सयानी चावनी भी ठीक उन्हीं की थी। मुझे तो लगता है वे ही जन्म लेकर एक बार फिर मुझे रुलाकर अपना प्रतिशोध ले गए। कैसा प्रतिशोध रमा थी? मैंने पूछ लिया। उन्होंने विवशता से ही तो मुझसे विवाह किया था। यदि मैं ही उनके जीवन में न आती तो क्या वह अपनी प्रथम पत्नी के प्रति विश्वासघात करते? रमा दी कितनी भोली थी। तब क्या तुम्हारा दोष था? तुम गई थी क्या उनके पांव पकड़ने? मुझे अब फिर क्रोध आ गया। मेरे मामा तो गए थे बहन। खैर हटा भी, हो सकता है मेरे ही मन का भ्रम हो, पर ऐसी साम्यता मैंने कम देखी है। गोद में आते ही वह किलकने लगता, पर पास पड़ोस की छोकरियां क्या उसे 5 मिनट भी मेरी गोद में रहने देती? कभी कोई लेकर भाग जाती, कभी कोई। ज्यूडिथ को यह सब अच्छा नहीं लग रहा है, मैं समझ गई थी। कभी वह यह कहकर उनसे ले आती कि उसके फीड का समय हो गया है, कभी सूप और कभी फेरेक्स का। मैंने एक बार कहा भी कि जयंती, हमारे यहाँ तो अन्न प्राशन होने पर ही बच्चे को अन्न खिलाते हैं, और तब उसने मेरी बात हंसकर ही उड़ा दी थी। कहा था इसी से आपके भारत के बच्चे ऐसे रिकैटी होते हैं मम्मी। रमा दी ने मेरी ओर देखा, फिर बोली, एक बार तो मैं पूछने को ही थी कि क्यों जी, मेरा यह भीम सा बेटा भी क्या रिकैटी है? पर मैं जानती थी उससे तर्क करना व्यर्थ था। अशोक बेचारा बार बार आकर मेरे पास बैठ जाता, यहां तक कि रात को भी वह थोड़ी देर मेरे पास आकर लेट जाता और मेरे पेट में हाथ डाल वैसे ही सो रहता जैसे कभी 12 वर्ष तक सोता रहता था। मैं उसके बालों पर चुपचाप हाथ फेरती रहती, मुंह खोलकर भी कभी यह नहीं कह पाई कि तू घबरा मत बेटा, मैं तुझसे जरा भी नाराज नहीं हूं। तेरा ही सुख तो मेरा सुख है अशोक, मेरी चिंता मत करना। पर तू तो जानती ही है, ईश्वर ने मुंह में जबान देकर भी मुझे गूंगी बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है। उसके पिता के लिए भी तो मेरे सारे उपालंब कंठ तक आकर ही लौट गए थे। तीसरे दिन दोनों नैनीताल घूमने जाने लगे तो मैंने देखा बच्चे को भी जयंती तैयार कर रही है। मेरे जी में आया कहूं कि इसे मेरे पास छोड़ जाओ ना, शाम को तो लौट ही आओगे। बोतल में दूध तो मैं भी पिला सकती हूँ। फिर वह क्या किसी को परेशान करता है? दिन भर तो किलकता रहता है। पर फिर जयंती की आंखें देखकर मैं कुछ कह नहीं पाई। जिसने उसके पति को 9 माह गर्भ में रखा था, वह उसके शिशु को 9 घंटे भी रख पाएगी, ऐसा विश्वास उसे कभी नहीं हो सकता था। नैनीताल आने जाने में 8-9 घंटे तो लग ही जाते। अभी तो 15 दिन यहाँ रहेंगे। कितनी ही बार मेरा यह गुलगोथना नाती मेरी गोद में आएगा। सोच सोचकर मैंने अपने अधीर चित्त को दिलासा दिया। दोनों लौटे तो रात हो गई थी। मैंने दिन भर चूल्हा जलाकर न जाने कितने घृत पकवान बनाए, पर मेरी बहू को जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अपने ही साथ लाए गए 3-4 टिन खोलकर उसने किसी विचित्र मांस के लाल लाल टुकड़े निकाले और डबल रोटी में दबा दबा कर भकोस गई। बाद में मैंने टिन में नाम पढ़ा तो उबकाई आ गई। सुअर का मांस, छी छी। जिस पुत्र को मैंने काशी के पंडितों से गायत्री का जाप दिलवाया था, उसी की बहू सुअर का मांस खा गई, वह भी मेरी छत के नीचे। तू तो जानती है, उनके मरने के बाद मेरे घर में कभी प्याज का छिलका भी नहीं आया। विधवा के लिए वर्जित सब कुछ बेहद पसंद होने पर भी मैंने त्याग दिया था। बैगन, टमाटर, मसूर की दाल। और वह ज्यूडिथ से जयंती बनकर भी पति कुल की मर्यादा के लिए 2 दिन को भी अपनी चटोरी तामसी जिह्वा पर अंकुश नहीं लगा पाई। कभी कभी लगता है मेरे घर में बहू ने यह अनाचार किया था ठीक एकादशी के दिन। शायद इसी से प्रभु ने मुझे इतना बड़ा दंड दिया। पुत्र होकर भी मैं आज बंध्या हूं। रात को सोए नाती के सुनहले बालों पर हाथ फेरकर ही मैं लौट आई। उसे छाती से लगा
चूम चूम कर गुदगुदाने को मेरी बोटी बोटी फड़क रही थी। पर पहले जब एकाध बार उसे चूमने लगी थी तो मेरी विदेशनी मुंहफट बहू ने मेरा हाथ थामकर बीच में ही रोक दिया। ओ मम्मी, प्लीज डोंट। फिर वह हंस हंस कर मुझे ऐसे बहलाने लगी जैसे मेरी दादी हो। बच्चों को चूमना ठीक नहीं है मम्मी। न जाने कब आपका यह चुंबन अपने साथ कितने ही अदृश्य कीटाणु इस नन्ही जान तक पहुंचा देगा। मूर्ख लड़की, तेरे पति को आज अतीज के उन लक्ष लक्ष कीटाणुओं की ममता ही तो इतनी दूर खींच लाई है। आज वह शैशव के उन्हीं चुंबनों का मूल्य चुकाने तो मुझ तक आ पाया है। पर मैंने कुछ कहा नहीं, चुपचाप लेट गई। सहसा आधी रात को मेरी नींद अरु की नन्ही चीखों से टूट गई। अपने नन्हे फेफड़े फाड़ फाड़ कर अरविंद ही तो रोए चला जा रहा था, पर न एक शब्द दुलार का ही मैं सुन पाई, न चुमकार का। मैं हड़बड़ा कर उठी। निश्चय ही उसे नजर लग गई थी। नहलाते समय जमादारनी उसके गोल मटोल गोरे अंगों को कैसी नजर से देख रही थी। पर चाहने पर भी मैं क्या नोन मिर्च परख कर उसकी नजर उतार सकती थी। न जाने क्या सोचेगी वह बहनोई लड़की। बच्चा लगातार चीखे जा रहा था, पर ना माँ ने ही चुमकारा ना बाप ने। मैं उठी, पहले धड़ाम से द्वार खोले। बेटे बहू के कमरे में जाने में मुझे संकोच हुआ। फिर मैंने पुकारा, अशोक, बच्चा क्यों रो रहा है? पर कोई उत्तर नहीं मिला। जयंती, जयंती, ज्यूडिथ। मैंने फिर बहू को पुकारा, लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं। मैंने खींचकर द्वार खोल दिया। नन्हे कंबल को पैरों से ठेल अरविंद बुक्का फाड़कर ऐसे रोए जा रहा था जैसे कलेजा निकालकर अभी बाहर फेंक देगा। अगल बगल में न बाप था न माँ। कहाँ गए दोनों? ओह, लगता था चांदनी रात में दोनों सोते बच्चे को छोड़ घूमने निकल गए थे। मैंने उसे गोद में उठाया और अपने कमरे तक ले आई। पहली बार सुयोग से जुटे एकांत में मैंने उसे छाती से चिपटा चूम चूम कर अपने सारे अरमान निकाल लिए थे बहन। मेरी छाती से लगते ही वह स्वयं चुप हो भीगी पलकों से मुझे ऐसे टुकुर टुकुर देखने लगा कि मैं पागल ही हो गई थी री। फिर मैंने कुर्ती के बटन खोल अपना स्तन उसके मुख में दे दिया तो वह एकदम ही सयानी आंखों से देखता मुझे और भी आश्चर्य से घूरने लगा, जैसे पूछ रहा हो, यह क्या है दादी, क्या है यह? ठीक ही तो था। उस बेचारे ने क्या कभी माँ का स्तन मुंह में लिया होगा? फिर मैंने थपकियां देकर वही लोरी गाई जिसे नानी कभी गा गा कर हमें सुलाती थी। उससे पहले उनकी नानी, और उससे भी पहले शायद उनकी नानी। कुमाऊं की वह अद्वितीय लोरी जिसकी मीठी लय की थपेड़ें जिद्दी बच्चे की भी पलकें मूंद कर रख देती हैं। नीलूरी री आजा, मेरे लाल मेरे छौने मेरे बिलौटे, तू सो जा। और वह सो गया। 2 बूंदें अभी भी उसके गुलाबी गालों पर मोती सी चमक रही थीं। नींद ही नींद में वह हंसा और मैं बौरा गई। क्या पता मेरी ही मुग्ध दृष्टि की काली नजर मेरे इस छौने को कहीं फिर न लग जाए। उसे बड़े यत्न से बिस्तर पर लिटा मैं वर्षों से बंद संदूकची से चांदी का वही पुराना कजरौटा ढूंढ लाई जिसमें अम्मा ने कभी असली मोती भस्म कर अशोक के लिए काजल सेंध कर धरा था। उसमें से ही बड़ी कृपणता से अंगुली बोर मैंने अशोक के बचपन में उसकी आंखें आंजी थी। डिठौना लगाया था कि कभी अशोक के बेटा हुआ तो उसकी आंखें आंजूंगी। फिर अपने सोते नाती की बंद आंख में हाथ से आयत का काजल लगाया, डिठौना आका, और जैसे ही दूसरी आंख खोलकर काजल लगाने झुकी तो वह जगकर चीखने लगा। मेरी बहू कब चुपचाप आकर पीछे खड़ी हो गई है मैं जान भी नहीं पाई। जैसे ही वह रोया वह चील सी झपटी और बच्चे को छाती से चिपकाकर मेरे सामने खड़ी हुई। और सच कहती हूँ, सास होकर भी अपनी उस तेजस्वी बहू के सामने मैं थर थर कांपने लगी। तभी वह चीखी, ओह यू विच, व्हाट हैव यू डन?
हाय, इसने मेरे बच्चे की आंखें ही फोड़ दी। मैं जानती थी कि यह मुझे देख नहीं सकती। मैंने इसके लड़के को छीना, इसी से आज इसने मेरे बच्चे को छीन लिया। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। मां की चीख और सिसकियों के बीच घबराकर बच्चा और भी जोर जोर से चीखने लगा। मैं एक शब्द भी नहीं कह सकी। शोर सुनकर अशोक भी आ गया। क्या हुआ अम्मा? उसने घबराकर पूछा। कुछ नहीं बेटा, मैंने हंसकर कहा। मैं तो इसे काजल का डिठौना लगा रही थी और यह समझती है मैं जादूगरनी हूं, जादू टोना कर रही हूं। मैंने इसकी आंखों में जहर डाल दिया है। इसे बता दे बेटा, यही जहर मैंने तेरी आंखों में भी तो डाला है। मुझे फिर हंसी आ गई और मेरी हंसी देखकर वह बौखला गई। तुम हंसती हो? ओह, यू शेमलेस विच। इस बार उसका वह संबोधन अशोक को भी बौखला गया। उसे बांह पकड़ झकझोरता हुआ वह डपटने लगा। मूर्ख मत बनो ज्यूडी, बात समझने की कोशिश करो। यह एक प्रकार की दवा है काजल। ओह डैम यूर केजेल। वह रोते रोते अपने बेटे की आंख रुमाल से पोंछती अपने कमरे में चली गई और पीछे पीछे सिर झुकाए चला गया मेरा बेटा। बड़ी देर तक उनके कमरे से ऊंची ऊंची आवाजें, सिसकियां तैरती आती रहीं। फिर सब कुछ शांत हो गया। मैंने सोचा अशोक ने सचमुच ही उसे समझा बुझाकर शांत कर दिया है, किंतु मेरा अनुमान गलत था। दूसरे सूर्योदय से भी पहले किसी ने मेरे द्वार पर दस्तक दी। मैंने उठकर खोला तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अपना हल्का फुल्का सामान हाथों में लटकाए वह क्या एक बार फिर विदेश उड़ जाने को पर फड़फड़ा रहा था। अम्मा, मुझे क्षमा कर दो। ज्यूडिथ को समझा समझा कर मैं हार गया हूं। वह कुछ भी समझना नहीं चाहती। कहती है वह एक पल भी यहां नहीं रह सकती। एक ही रात में उतर गया पुत्र का खिसियाया चेहरा देखकर भी मैं उसे सामान्य सी सांत्वना भी नहीं दे पाई। उधर मेरे अंतःकरण की वह विचित्र चेतावनी बार बार मुझे झकझोरे दे रही थी। देख ले रमा, जी भर के अपने प्राणों से प्रिय इस चेहरे को एक बार देख ले। अब तू इसे फिर कभी नहीं देखेगी। वह झुका, उसने मेरे चरणों की धूल ली और मैं पत्थर बनी उसे फटी फटी आंखों से देखती ही रही। बिना रोली अक्षत का तिलक लगाए वह किसी बैरी सा ही मेरी देहरी से जा रहा था। उसने क्षण भर को नीचे धरे सूटकेस फिर उठा लिए और दिन दहाड़े हत्या करने में रंगे हाथों पकड़े गए किसी जघन्य अपराधी की ही भांति चेहरा छुपाता चुपचाप निकल गया। ज्यूडिथ शायद मुझे क्षमा नहीं कर पाई थी, मुझसे मिलने नहीं आई। बेटे को मेरी जादूगरी दृष्टि से बचाती न जाने कब पहले ही निकल गई। पिछले हफ्ते अशोक की एक चिट्ठी आई थी। क्या लिखा था? मैं अपना कौतूहल नहीं रोक पाई और न चाहने पर भी मैंने उसके रिश्ते घाव को छू दिया। पता नहीं क्या लिखा था। मैंने चिट्ठी बिना पढ़े ही आग में डाल दी थी। रमा दी का निर्विकार चेहरा क्षण भर के लिए करुण स्मित से दयनीय बन गया। फिर वह उठ गई। एक काम तुझे सौंपती हूँ। सिरहाने से उन्होंने एक गोल चांदी की डिबिया निकालकर मेरे हाथ पर धर दी। ओह, तो यही था वह सर्वनाशी कजरौटा। तू कल जा रही है ना? ट्रेन चलेगी तो इस मनहूस डिबिया को खिड़की से दूर भनका देना बहन, उन्होंने कहा। ऐसी सुंदर डिबिया मैं नहीं फेंक पाऊंगी रमा दी, तुम ही यहीं कहीं फेंक देना। मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया। कैसे फेंक सकती थी मैं? वही तो अब उनके मातृत्व का स्मृति चिन्ह था। अरे मेरी चीजें क्या सहज में खोती हैं? जब भी कुछ खोया लोग ढूंढ ढांड कर फिर मुझे थमा गए। यह भी जरूर ढूंढ ढांड कर ले आएंगे। तू चलती ट्रेन से फेंक देना बहन। इसे देखते ही मैं, और फिर वह अपना वाक्य पूरा किए बिना ही शायद आंसुओं के कठिन गह्वर को रोकने चाय का पानी रखने के बहाने भीतर चली गई। 4 महीने पूर्व मेरी उनसे यह अंतिम भेंट थी। आने की हड़बड़ी में रमा दी की अवसाद जनित क्लांति ने मुझे तोड़कर रख दिया।
ट्रेन चली तो मैं कचरौटे को फेंकने का रमादी का अनुरोध भूल बिसराकर न जाने कब सो गई। जब जागी तो लखनऊ आ गया था। डिबिया मेरे पर्स में ही धरी रह गई। यह भी कैसा विचित्र संयोग है कि आज ही यह कार्ड आया और आज ही मैं प्रयाग जा रही हूं। रमादी के अंतिम आदेश में मुझे अब कुछ फेर बदल करना होगा। इस बार चलती ट्रेन से नहीं, प्रयाग पहुंच त्रिवेणी की श्यामोज्ज्वल संगम धारा में ही इस डिबिया का विसर्जन करूंगी। सुना है लोग यहां दूर दूर से प्रियजनों का अस्थि प्रवाह करने आते हैं। मातृत्व के इस अस्थि कलश को प्रवाहित करने के लिए मुझे इससे अधिक पावन जलधारा और जुट भी कहां सकती है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।